तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 4। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और आज मैं सिखाऊंगा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ठीक है, क्या सिखाऊंगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। रूल वूल सब बाद में बताए जाएंगे, पहले जैसे समझाया जाएगा वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। पहला कॉन्सेप्ट था जो बताया गया वह लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस थ्योरी। एलिमेंट्स wants to attain stable or inert gas configuration. That is also, you can say, octet rule kind of कि 8 electron inert gas configuration, that means in outermost cell। क्योंकि जो जनरली बहुत सारे एलिमेंट जहां कंपाउंड्स देखोगे आप, वहां पे सेकेंड पीरियड के कंपाउंड और थर्ड पीरियड के कंपाउंड ज्यादा है ना। जैसे अपने यहाँ चारों तरफ देखोगे तो आपको ज्यादातर जो मिलेंगे वो सोडियम, लेट्स से वी आर एबल टू गेट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि स्टेबल बॉन्ड्स टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो मेजरली हम कंपाउंड देख रहे हैं उन सब में ये बात सही बात है, ट्रू भी है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दैट मींस ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, है ना। दैट मींस डबलेट केवल हाइड्रोजन के लिए, तो डबलेट और ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, हाँ डक्टेट, ठीक है, डक्टेट लिखना है, जो भी डबलेट डक्टेट बात वही है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जो भी है, मतलब आप इसको हटा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, खत्म। सो ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, बस याद रखना है 2 और 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी कंप्लीट। ठीक है, जो भी बोलते हैं उसको, ये इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अब देखो इसमें करना क्या है, एलिमेंट वांट्स टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बॉन्ड बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने, कि जब भी आपको बोला जाए कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला काम है कि यू हैव टू सेलेक्ट सेंट्रल एटम, राइट, है ना। तो सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे, कई जगह पे बहुत सारी थ्योरी लिखी है, मेरा एक ही है, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना है वो आपका जनरली वही आपका सेंट्रल एटम है ना। तो सबसे पहली बात है, which element is going to be central atom, which element will be central atom in a molecule. So there are many, let's say, points, but जो मुझे लगता है सबसे important point है वो यही लिख लेते हैं। Obviously it is not always true कि जो एलिमेंट सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाए, है ना। जनरली element forming maximum bond
will be our central atom. ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अभी सेंट्रल एटम कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, जहां ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो से ज्यादा एटम है। सेंट्रल एटम कहाँ पे आएगा, जहां पे है ना मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, है ना, मोर देन 2 एटम्स। दो है तो दोनों टर्मिनल ही होंगे, दोनों एंड पे ही होंगे, एक एंड पे, दूसरा दूसरे एंड पे है, राइट। तो मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, वहां पे सेंट्रल एटम की बात करें होगी। तो जहां पे दो एटम है वहां तो आसान है। अभी आपने O2, N2, है ना, HCl, इन सब के स्ट्रक्चर बनाए होंगे, राइट। तो लेट्स से विल स्टार्ट फॉर्मिंग हम, लेट्स से स्ट्रक्चर। पहले बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हमें N2 लिखना हो, N2, तो वैलेंसी पता है ना, वैलेंसी लिख लेते हैं पहले, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, जनरली हम ये देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, वो वैलेंसी है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स participating in bonding to gain or to complete octet. What is central atom? सेंट्रल में जो है ना, सेंटर में जो हो उसे सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कोई ये स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे मान लो लिखा है HClO4 लिखा है, now it is having more than 2 atoms, right। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन जो है सेंटर पे होगा, राइट। ठीक है, तो वो हम कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। एक ये तरीका वो से बोला जा सकता है, और बोला जा सकता है वो मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, हाँ हुआ, है ना। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, और इसे हटा ही दो, अच्छा ठीक है। मॉलिक्यूल आपको पता ही है कि सेंटर एटम कहाँ होगा, जहाँ पे दो से ज्यादा एटम होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो से ज्यादा होंगे। दो होंगी तो दोनों टर्मिनल पे ही होने वाले हैं। तो इसको भी, टू कंप्लीट ऑक्टेट वाली बात को भी हटा दो, जस्ट इतना लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, बस। कई बार क्या होता है, ऑक्टेट से ज्यादा, ऑक्टेट से भी एक्सपेंड हो जाता है कई बार, so we are going to see that part also. So number of electron participating in bonding, we can say that is going to be valency। जो common valency है वो लिख लेते हैं, let's say। तो बोरॉन फैमिली की 3, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सब, राइट। कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, मोस्ट कॉमन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, एल्यूमिनियम की भी 3 रहती है, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस की 3,5, सल्फर की 2,4,6, क्लोरीन की 1,3,5,7। पी वाले केसेस हम देखेंगे जब, है ना, वैलेंसीज मोर देन, लेट्स से यहाँ पे है ना, दूसरी टाइप की जो वैलेंसी आ रही है वो देखेंगे। सर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 भी होती है ना, 4 भी पॉसिबल है। तो कुछ रेयर केसेस में 4 पॉसिबल है ना। ऐसे ऑक्सीजन की भी 3 पॉसिबल है, ठीक है। बट मैं मोस्ट कॉमन लिख रहा हूँ, आएंगे आएंगे सब पे आएंगे, ये कैसे वैलेंसी मल्टीपल हो रही है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना सीखते जाओ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, दैट इज गोइंग टू बी योर वैलेंसी। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिख लिए, ठीक है, तो समझते हैं।
क्वेश्चंस है ना, राइटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, बट हम यहाँ डॉट नहीं बनाएंगे, हम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू ड्रॉ, है ना, बॉन्ड। तो बता दे रहा हूँ क्या करने वाले हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे अगर कहीं पे लिखा है N2, so you know that nitrogen is having 5 electrons and it needs 3 more electrons, so obviously these are going to be over here and this is going to be over here. तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन रहा है। सो रादर देन राइटिंग लाइक दिस, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हम कैसे लिखेंगे इसको, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, और इनके बीच में ऐसे 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें ये बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेट्स मेक 3 बॉन्ड्स ओवर हियर। बोलो क्या डाउट है सर? ये फास्फोरस का वैलेंसी 5 और ये सल्फर का वैलेंसी 6 कैसे हुआ? आएगा आएगा, सब सीखोगे, अभी क्या पढ़ा रहे हैं वो उस पे ध्यान रखो, इस पे आएंगे थोड़ी देर, ठीक है। ओके सर। तो अभी हम डॉट स्ट्रक्चर पे ना जाके वी वांट टू राइट लाइक दिस, कि ये ऐसे कैसे हुआ, ठीक है, ये सीखना है हमें। लेट्स से वी आर राइटिंग सम, हमने ऑक्सी एसिड्स लिखे हैं उनके स्ट्रक्चर पहले बनाना सीखते हैं, है ना। एग्जांपल, तो पहले लिखते हैं लेट्स से H2SO4, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये बताना भूल गया, तो जनरली ये ऑक्टेट वाला रूल सही था, लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट में ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो सब सारी बातें नहीं थी, तो ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो सकता है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, है ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो सकता है। क्यों हो सकता है वो समझते हैं। जैसे मान लो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो हम बोलते हैं कि सबसेल्स हैं जिनमें फिलिंग हो रही है, वो है 2s and 2p, उसके बाद क्या आ जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो d ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितने हो सकते हैं, 8, कितने हो सकते हैं, 8। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3d पीरियड, थर्ड पीरियड, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। थर्ड में क्या आता है, डी और आ जाता है, तो which is going to be, let's say in all those compounds it is going to be vacant। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें डी में जंप कर जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट, है ना, इसके कारण ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो जैसे अगर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और वो 6 के 6 से बॉन्ड बना ले, तो कितने हो जाएंगे, 12, है ना। आउटर मोस्ट लेट्स से हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट की, बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12, and which is also possible, we are going to see that is as a exception of octet rule कि expanded octet, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो H2SO4 है, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, H2SO4 सल्फर, तब ये बस ये याद रखना है कि ये थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होता है, ऑनवर्ड का मतलब है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब पीरियड के एलिमेंट्स ऐसा शो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास absence of 2d ऑर्बिटल, मान लो ऐसे सब 2d सबसेल, इसके कारण नहीं हो रहा है। जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, नाउ क्लियरली नो दैट सल्फर इज गोइंग टू फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड्स, क्योंकि मैंने वैलेंसी लिखी हुई है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर की 6 हो सकती है, राइट। सो सल्फर इज गोइंग टू बी इन बिटवीन, and sulfur has this option कि it can expand its octet, so sulfur is our least concern is all other things। तो अब देखते हैं, एक randomly let's say ऑक्सीजन लिख लो कहीं पे, है ना, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कैसे भी लिख लो, राइट। नाउ लेट्स थिंक कि अगर मान लो ये दोनों बॉन्ड इससे बना ले, ये ऑक्सीजन हैप्पी हो गया, ये दोनों बॉन्ड इससे बना ले, ये ऑक्सीजन हैप्पी हो गया, मान लो ये दोनों बॉन्ड इससे बना ले, ये ऑक्सीजन हैप्पी हो गया,
बट फिर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 वो शेयर कर दिए इसने। नाउ ऑब्वियसली अब आगे क्या होगा, फिर ये बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। और हाइड्रोजन भी हमने नहीं लिखा है, मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख दिया, राइट। सो हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये एक पजल है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये बनेगा नहीं। नाउ लेट्स थिंक अगेन। अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख लिया आपने, इन दोनों से पहले बॉन्ड बना दिया, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, तो अब सल्फर के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, है ना। सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब कैसे होगा, राइट। तो आप में से कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि ये इसके साथ बनाए बॉन्ड, ये इसके साथ बनाए बॉन्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया, ठीक है। फिर किसी ने मान लो ये कह दिया कि सर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, this oxygen has made 2 bonds, this oxygen has made 2 bonds, this oxygen has made 2 bonds, तो दो दो बॉन्ड बन गए, हाइड्रोजन को एक एक मिल गया, राइट। नाउ इट लुक्स लाइक कि सल्फर, ठीक है, सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे याद रखना है, तब याद रखना है नोट कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। 3 मेंबर 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, एक आध एग्जिस्ट करते हैं, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर वी विल अवॉइड, है ना। क्या करेंगे हम, वी विल अवॉइड टू फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना। वी विल अवॉइड टू फॉर्म peroxy bond, will also क्योंकि पेरोक्साइड क्या होते हैं, पेरोक्साइड अनस्टेबल होते हैं और पेरोक्साइड जल्दी से ऑक्साइड में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फिर गलत हो गया। अब फिर, है ना, 2 स्ट्रक्चर हमने गलत बना लिए, और ऐसे ही बस प्रैक्टिस कर करके राइट स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, नहीं तो आप कभी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, और स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मतलब साइकिल। यशवर्धन, क्या डाउट है बेटा, बताओ। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब रिंग, रिंग जैसे ये रिंग बन गई ना, साइकिल बन गई ना ऐसे, रिंग, गॉट इट, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे, राइट, ये काम नहीं करना है हमें। नाउ लेट्स थिंक कि क्या हो सकता है। परोक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, जिन लोगों को परोक्साइड नहीं पता है, जैसे परोक्साइड का कॉमन एग्जांपल क्या है, सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में है परोक्साइड सुनते हो क्या है, H2O2। अब H2O2 का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो तो कैसा होगा, HOOH, धीरे धीरे आएगा आकाश, अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अभी नहीं आएगा समझ में, सुनते रहो बस ध्यान से, आ जाएगा, ठीक है। तो पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, इतनी बात समझ में आ गई सबको। हमारा काम केवल इतना ही है कि सबको खुश रखना है ना, हर एलिमेंट को खुश रखना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शेयर इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई, क्या दिक्कत है, H2O में नहीं होता है। सर आपने बोला जनरली जो ज्यादा बॉन्ड बनेगा वो बीच में रहेगा, बट वो नेसेसरी तो नहीं है। अभी आप ये समझो कि जनरली का मतलब होता है 90-95%, नेसेसरी नहीं बोला इसीलिए। ऑब्वियसली देयर आर सम एलिमेंट जहां पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप बस फोकस करो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा। कई बार एक से ज्यादा सेंट्रल एलिमेंट भी होते हैं, कई बार
एक से ज्यादा सेंट्रल एलिमेंट भी होते हैं। हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल ही रहेगा, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना है, सो इट कैन नेवर बी एट द सेंटर, वो हमेशा क्या रहेगा, टर्मिनल ही रहेगा, ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ भाई स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अब बनाना है, फिर से सोचना है। अच्छे हमने ऐसे लिख लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नाउ वी नो दैट सल्फर बीच में है और सल्फर कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद ऑल द लेट्स से एलिमेंट्स ओवर हियर। तो सोचना पड़ेगा कि क्या ये आपस में बना सकते हैं बॉन्ड। अभी हमने देखा था ना, अगर ये दो दो बॉन्ड करके इनको खुश करने जाएगा तो फिर यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। इनके साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा तो फिर पेरोक्साइड बनाना पड़ जाएगा, विच इज नॉट आल्सो नॉट। तो पहले सोचते हैं क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ, एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। तो ये खुश, ये खुश। फिर अब क्या होगा, ये इसके साथ फिर सल्फर के साथ एक एक बॉन्ड बना ले। अभी बस मैंने इसीलिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं करी है, अभी मैं बस चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी आपको पता है। फाइनल स्ट्रक्चर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, अभी हम प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, सल्फर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन को खुश करना है तो दो दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सल्फर इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, sulfur is forming two bonds with oxygen, sulfur is forming one bond with oxygen and one bond with hydrogen, one bond with oxygen and one bond with hydrogen. तो ये हो गया H2SO4 स्ट्रक्चर। तो आपको प्रोसेस समझ में आई। पहले देखना है, सबको खुश करना है। हाइड्रोजन के बाद डबल दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक था, एक बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, दो बॉन्ड बना लिए। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। एंड सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, तो ये बन गया H2SO4। फ्लोरीन भी टर्मिनली होगा। दिस इज करेक्ट वन, यहाँ पे सही का निशान लगा ना। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी ऐसे समझ में आई। अब चलते हैं थोड़ा आगे। लो स्ट्रक्चर आपको बताना है। नेक्स्ट है H3BO3, H3BO3, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बनाओ भाई। हाँ हाँ बिल्कुल स्नेहा भाई, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, B फॉर बोरॉन, O फॉर ऑक्सीजन। तुमने पीरियोडिक टेबल याद नहीं करी है ना राजदीप, तो पढ़ोगे नहीं ना। अरे भाई सेंट्रल एटम में के कंटेंटर कौन कौन है बताओ। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, यही तो तीन है। इस H2SO4 में कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, राइट। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो हट गया, बचा कौन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर बॉन्ड कितने बनाता है, 2 4 6। राइट, ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2, है ना। तो अब बताओ कौन हो जाएगा, सल्फर बस। 1 to 30 एलिमेंट्स नहीं चलेगा, है ना। 1 to 30 एलिमेंट अगर से काम चलाना है तो 10th में दोबारा एडमिशन ले लो भाई, 11th में हो यार, अब थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बोरॉन सेंट्रल एटम, करेक्ट, एंड ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे लगेगा।
So now you know that between hydrogen, boron and oxygen, boron is going to be central atom. Boron can form 3 bonds. All are single bonds, correct? बस हो गया B. इन्हीं बॉन्ड बना सकता है ये. तो अब राइट कैसे बॉन्ड बनेंगे? O फिर H फिर O H O H. ठीक है, इस तरह से. H3BO4 एंड एल्कली. पहली बात तो H3BO4 नहीं होता है कुछ भी. H3BO3 is acid, weak acid. अरे कहीं ड्रॉ करो भाई. अभी देखो लुईस स्ट्रक्चर का मतलब केवल है टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम सीख रहे हैं. क्या सीख रहे हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड. बस कि सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, दैट्स इट. अभी हमने आपको ज्योमेट्री नहीं बताई है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा. समझ रहे हो? अभी हम प्रोसेस में है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड कैसे कैसे बनेंगे किन किन के बीच में. ठीक है, तो बस उतना ही सीख रहे हैं अभी. ये ऐसा होगा कि ये ऐसा होगा, राइट है ना. अच्छा बी ओ एच को एक साथ लिख रहे हैं. ये ऐसा होगा, कैसा होगा ये हम अभी आपको सिखा नहीं रहे हैं. दिखेगा कैसा. अभी केवल टास्क कितना है कि हमें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे बॉन्ड कौन कैसे कैसे बन रहे होंगे. क्या सिंगल बॉन्ड बन रहे होंगे बोरॉन ऑक्सीजन के बीच में, डबल बॉन्ड बन रहे होंगे, कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, लाइक दैट. गॉट इट? है ना. लुईस ने क्या बताया? लुईस ने इतना ही तो बताया कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दैट्स इट. इतना ही बताया ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो मैंने बस यही तो बोला तुम्हें कि हम डॉट स्ट्रक्चर ना बना के ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है. अगर किसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे लिखेंगे फिर? वो ऐसे लिखता है बोरॉन, उसके चारों तरफ ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर ऑक्सीजन, राइट, फिर हाइड्रोजन, फिर वो ऐसे सर्कल बनाता हूँ. है ना. ऐसे ही समझ में आ रहा है. इसका ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अभी कैसे हो जाता? हाइड्रोजन ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसे एक ऑक्सीजन इधर लिख लेते हैं. अब फिर इसका ऐसे लिखते हैं बोरॉन का. क्लियर है ना भाई? ऐसे लिखते हैं. अब हम चाहते नहीं है कि ये सब बनाया जाए. ठीक है, ऐसा. तो इस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है ये बात ना. ऐसे ही बनाओगे ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात. बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. तो अब कितने हो गए? 6. कितने हो गए? 6. तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? नहीं. बट क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? हाँ ये करता है, राइट. तो ऐसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट एक्सपेंड भी हो सकता है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी रह सकता है ना. जैसे बोला गया ना कि सारे एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, राइट. ऑल एलिमेंट्स वांट्स टू गेन ऑक्टेट, है ना. तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा. दैट वाज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? हालांकि ये हम लिखाएंगे अभी अभी बस हम स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं. तो जो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी वो कुछ मतलब थ्योरी में कुछ भी नहीं है. ठीक है, बोलो. हाँ बताओ. सिद्धार्थ, शंकर,
बोलो बेटा। बोलो बेटा। चलो फिर ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, कोई नहीं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एक और ऑक्सी एसिड, H3PO4। now भाई H3PO4। Hello, sir. Sir, the main reason for them making bonds is that they want to complete their octet. तो फिर अगर octet complete नहीं हो रहा है तो फिर use क्या है bond बनाने? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो मैंने ये बोला, जैसे एक मिनट हो गया तुम्हारा डाउट? हाँ सर। ओके। सो अभी क्या नाम है, सुहानी का डाउट ये है कि सर हम तो यहाँ पे ये बेसिस कर रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बट अब नाउ वी कैन सी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो कैसे हम सीख रहे हैं? तो ऑक्टेट कंप्लीशन बिल्कुल पूरी तरह से गलत नहीं है, ठीक है। कई सारे एलिमेंट्स जैसे खासकर ऑक्सीजन, कार्बन, राइट, जिनमें हमने यहाँ पे वैलेंसी लिखी थी जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट, राइट, कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, राइट, दिस आर द वैलेंसी वी आर गेटिंग ओनली बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। तो ये सही है ना, 4 यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा होगा कि हमें याद रखना पड़ेगा कि कहीं पे जैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट बोरॉन। अब बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, और लेट्स से शेयर कर सकता है तो 6 ही होंगे। बट ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टेबल है या नहीं, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है क्या मतलब ये है कि कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, स्टेबल है, ठीक है। तो हमें वो बात भी समझनी पड़ेगी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो घटने वाले एग्जाम्पल बता दिए, बढ़ने वाले एग्जाम्पल तो मैंने बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हैं उनके पास ऑप्शन है, दे कैन एक्सपेंड द ऑक्टेट, ठीक है। ओल्ड, अच्छा इसमें एक और बात बताते हैं, एक और बात बिफोर वी आर मूविंग। तो अभी जैसे सुहानी ने बोला, एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। कितने लोगों को वो डेटिव बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट याद है, जिसमें मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन का लोन देता है, राइट, है ना, याद है ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिए लोन में। तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर का एक ओल्ड लेट्स से मेथड भी है, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी है। कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि सल्फर का था, इन्होंने वैलेंसी 2 ही माना, है ना, सल्फर का वैलेंसी कितना 2, ऑक्टेट पे ही चल रहा है। इनिशियली क्या सोचा गया इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का, कि 2 ऑक्सीजन ऐसे OH बना के ये ऑक्टेट कंप्लीट। ना यू नो कि सल्फर का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो सल्फर खुश है, बट दीज 2 ऑक्सीजन आर लाइक से वेरी अनहैप्पी, है ना, रो रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो घर ही नहीं बसा है ना, काइंड ऑफ। देन सल्फर इज गिविंग द लोन टू दीज ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट। ये क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट ये था कि अब बाद में बोला गया कि ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। तो पहले बस ऑक्टेट को ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करते थे, बोल जहां पे भी जरूरत होती थी वहां पे ऐसे डेटिव बॉन्ड बना देते थे, ठीक है। सुहानी समझ में आया? हाँ, किसी को और को डाउट, कुछ डाउट इसमें, ये समझ में आया ना? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, राइट, कि ऐसे हमारा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, सल्फर भी हैप्पी है, 2 ही चाहिए था उसे, राइट। तो उसने क्या किया, अपने दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अगर इसको चाहो तो इसको लिख सकते हो, है ना, जिसमें ये कोऑर्डिनेट करके हम बॉन्ड बना रहे हैं। तो वहां पे यही था कि जहाँ पे मतलब जरूरत होगी तो फिर वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। बट बाद में जैसे जैसे केमिस्ट्री इवॉल्व हुई, एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, है ना। फिर बाद में आया कि ये सिग्मा पाई, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल कम, ठीक है।
हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, इसको ये बोलते हैं। हाँ, पढ़ेंगे। H3PO4। बस अब आपको पता है कि फास्फोरस जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है और 5 भी हो सकता है उसका। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, तो ऑक्सीजन है, और अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अगर, और मैंने पहले बताया भी, अगर ऑक्सी एसिड है तो OH बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऑक्सी एसिड है तो OH बॉन्ड बनेगा, बनना ही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ OH बना दिया, OH बना दिया, OH बना दिया। ऑक्सीजन के, ये फास्फोरस के 3 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अब बचे 2, और यहाँ ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3PO4। नाउ लेट्स सी H3PO3। एग्जांपल देखते हैं H3PO3 का। अभी आएंगे श्रविल, क्यों आगे जा रहे हो, क्यों पूछ रहे हो ये सब बातें? अभी यहीं पे रहो बस। तो H3PO3, अच्छा, H3PO3 में अब 2 ऑप्शन है, 2 केसेस है। एक केस ये हो सकता है कि कोई कहे कि मैं ये बनाऊंगा, राइट, जैसे मैंने H3BO3 बनाया था, B, बोरॉन। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, है ना। अगर अभी जो हमने लॉजिक पढ़े हैं उसके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। ऑक्सीजन हैप्पी, फास्फोरस हैप्पी, राइट, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस। तो ये गलत है और ये सही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, तो हुआ क्या, देखा गया, ये आपको बता भी दिया है मैंने, कि इसकी एसिडिटी, सॉरी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी जो है वो 2 आई। हाउ मेनी हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू लूज? 2। दैट मींस 3 OH bonds are not going to be possible। याद है? तो उसमें 2 OH बॉन्ड ही बनेंगे, 2 OH बॉन्ड बनेंगे तो स्ट्रक्चर फिर कैसा बन जाएगा? ऐसा, है ना। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या था? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या था कि इसमें कितने हाइड्रोजन जाएंगे? 2, केवल 2 हाइड्रोजन जाने हैं, राइट। सो इसमें बेसिसिटी क्या है? 2 है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कई बार ऐसा होगा कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी आपको बन रहे होंगे, तो फिर तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, और या फिर पता, इतना बार, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने स्ट्रक्चर आप देख लोगे ना उतना याद रहेगा। शुरुआत में जरूर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट इफ यू विल रिवाइज 2 और 3 टाइम्स, देन आगे आने वाले टाइम पे ये सारे रिलेशन जो हैं वो याद रहेंगे। तो बेसिसिटी 2 होती है, रिलेट कर लिया ना, पहले हम जो पढ़ा चुके थे। आपको बेसिसिटी पढ़ाई है ना H3PO3 की? H3PO3 की पढ़ाई है ना? हाँ, पढ़ाई थी, नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी आप, तो उसमें पढ़ाई थी, राइट। मान लो H3PO2, अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, बेसिसिटी क्या है? 1। वैसे तो हालांकि ये स्ट्रक्चर मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी कितने लोग रिलेट कर पाते हैं। बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब है कितने OH बॉन्ड होंगे? 1। कितने होंगे OH बॉन्ड? 1। इसका मतलब बाकी हाइड्रोजन क्या कहाँ लगेंगे? सीधे फास्फोरस से लगेंगे। ठीक है, फिर कितने ऑक्सीजन अभी भी रह गए? 2, सॉरी 1। तो बस डबल बॉन्ड। ठीक है, ये थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वाले स्ट्रक्चर थे, ठीक है, दोनों।
अनदर एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अब थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं। NH3 बनाओ भाई, NH3 सबसे सिंपल है ये। NOCl N2O5 N2O5 में कॉर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। N2 आकाश, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको बेसिसिटी याद रखनी पड़ेगी या नहीं? बैलेंस फैक्टर याद रखना पड़ेगा या नहीं, या फिर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा? आकाश, याद रखना पड़ेगा ना, तो क्यों पूछ रहे हो? तो NH3 तो सिंपल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, है ना, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, जो या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो कहीं पे किसी ने बोला कि बताओ NH3 में कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने होंगे आंसर? 1 या 2? 2। और किसी ने बोला लोन पेयर। पेयर का मतलब क्या है ना, एक पैकेट बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पैकेट बना के, तो 1। कितने लोन पेयर हुए? 1, ठीक है। समझ में आया? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, देखेंगे एक आध एग्जांपल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर नहीं बनाएंगे, देखेंगे। उनको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, अभी आएंगे थोड़ी देर। NOCl, NOCl कैसे बनेगा? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ Cl, HNO2 ऑक्सीजन एसिड है, तो NOH, जैसे डबल बॉन्ड O, लोन पेयर। यहाँ पे भी लोन पेयर रहेगा, ठीक है, लोन पेयर हो गया। ऑक्सी एसिड है तो OH बॉन्ड। थोड़ा डेटिव बॉन्ड बनाना भी सीख लेते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। अच्छा, हाँ, तो देखो ये वही कुछ एग्जांपल है जहाँ पे मैंने बोला कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है,
एक क्वेश्चन ये आया कि सर Cl जो है वो क्यों नहीं हो सकता, राइट, है ना। Cl अगर सेंट्रल एटम हो जाएगा तो मे बी यू नीड टू फॉर्म लाइक दिस और लाइक दिस, और यू कैन लेट्स से फॉर्म लाइक दिस। हाँ, ऐसा कुछ बनना चाहिए था, राइट, ठीक है। हाँ, तो यस, राइट। तो अब यहाँ पे अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज लेट्स से सपोर्टेड बाय अदर फैक्ट्स। जैसे मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये होता है, तो ये बेसिसिटी से हमने क्लियर किया था। ये किस लिए होता है कि क्लोरीन डज नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। क्लोरीन की 3 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो ये सही है और ये गलत है। ट्रिपल बॉन्ड कौन बना सकते हैं? अच्छा, कि कौन ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं? ठीक है, हाँ बोलो श्रेया, क्या डाउट है? सर वो HNO2 में N का नाइट्रोजन का हम वैलेंसी 5 लेकर करें तो फिर मतलब वो अच्छा, ऐसा तो फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि इसमें देखो ऑक्सी एसिड ये है ना, तो OH बॉन्ड आना ही चाहिए। ओके मतलब इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन बनाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओनली फॉर्म्ड बाय कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। छोटे एल मतलब जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही बना सकते हैं, ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही बना सकते हैं, राइट। कहाँ कहाँ बनाएंगे, लेट्स से एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देखा है ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ तो है ना, सबने देखा ये है एल्काइन में। नाइट्रोजन लेट्स से यू हैव सीन नाइट्रोजन N2 में, और कार्बन मोनोऑक्साइड में व्हेन ऑक्सीजन इज कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। तो ये इस तरह से आपस में ही बना रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन भी बना सकते हैं, यस, कार्बन नाइट्रोजन भी बना सकते हैं CN, तो फिर HCN लेट्स से, यस। एरो रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। एरो का मतलब क्या है? एरो रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से सपोर्टेड थी? यहाँ पे जब बोला गया क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसमें कोई भी डाउट, लेट्स से ये इतना समझ में आ रहा है, से यस और नो, इतना समझ में आ रहा है, से यस और नो, है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आपने जो एरो बनाया है ऑक्सीजन का कार्बन की तरफ, मतलब कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे रहा है? हाँ, अच्छा सर, ओके। देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, मतलब 2 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन हैप्पी, कार्बन अनहैप्पी, है ना, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अब एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है? जैसे अभी हमने ये ओल्ड कॉन्सेप्ट बताया था, राइट, ये वाला। अब हमें सेलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे और कहाँ नहीं बोलेंगे, है ना, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट। उस पे आ जाते हैं, अभी मैं वैसे भी बनाने वाला था। तो ध्यान रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां बनता है जहां पे ऑक्टेट एक्सपेंड होने का चांस नहीं है। अब देखो, ऑक्सीजन के पास
2p तक ही है ना, 1s2 2s2 2p6, और मैक्सिमम ये 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर हमने 4 बॉन्ड बना दिए होते हैं लेट्स से टू मेक कार्बन हैप्पी, है ना, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसके पास 4 हैं 4 हैं, एंड कार्बन नीड्स फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, तो ऐसे लेट्स से somebody would have been writing like this, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाते हैं, ऑक्सीजन will be having 6 + 4 10, which is not possible। ठीक है, so what we have decided कि अच्छा ये 2 बना लिया, now this oxygen is happy but okay, carbon is not happy because it is still having 6 electron, so that's why it is going to give the loan to carbon कि okay, I'll give you 2 electrons, these are my electrons, but okay, just for the stability sake I am giving you 2 electrons। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, नेगेटिव बॉन्ड कहां बनेंगे, when we cannot expand the octet। ठीक है, तो जनरली फिर कौन से वाले एलिमेंट्स नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे जनरली, राइट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब एलिमेंट बनाएंगे। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ऑक्टेट बोल रहा हूँ, ऑर्बिट नहीं, ऑक्टेट इसका मतलब क्या है, 8 से ज्यादा होना। तो अभी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 5, इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड, तो 5 + 5 कितना हो गया 10, so it has 10 electrons rather than 8, तो क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया ना। लोन पर दिखाना है, मतलब हर एक में बनाने के टाइम। कौन सा, फिर ऊपर आपने लोन पर दिखाया था ना वो NH3 वगैरह में, तो वैसा हर एक में दिखाना है। हाँ हमेशा, ऑलवेज, सेंट्रल एटम पे लोन पर दिखाना है सिर्फ। हाँ सेंट्रल में, सेंट्रल तो में क्योंकि दिखाना है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के भी हाँ हो हाँ सकते थे। हाँ, उस पे भी हो सकता है बट सेंट्रल पे दिखाना। ओके सर। सर वो CO में वो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो नहीं होंगे ना, एक लोन पेयर बचेगा, अगर 2 हम लोन फ्री पेयर है ना, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है ना। 6, हाँ हाँ, तो इसमें ये भी आता है कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, फिर हाउ मेनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग इज, 4, पहले कितने थे, है ना, 6 टोटल, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बना लिए, तो अब 4 में एक कोऑर्डिनेट कर दिया तो बचा गया 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर 1 लोन पेयर। अच्छा ओके, थैंक यू सर। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, अर्नव, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड मतलब फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, सल्फर के नीचे सेलेनियम, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल दीज एलिमेंट्स कैन एक्सपेंड दिस ऑक्टेट, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, है ना, उनके साथ उनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। तो कौन, है ना, कौन एडिटिव बॉन्ड बना रहे होंगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट जिनके पास लोन पेयर है। तो कौन से एलिमेंट हो गए ये, जनरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑल्सो बना रहे। चलते हैं हम आगे, और अभी हम डेटिव बॉन्ड के एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे उसमें पहला एग्जांपल है N2O, ड्रॉ N2O। चलो पोल का हाल देखते हैं, पोल हो गया, %87 able to understand,
ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो बताते जाओ। नेटिव बॉन्ड में वो लोन पे आपको देखना है कि कौन किसको डोनेट कर रहा होगा। जब भी कभी शेयरिंग पॉसिबल ना हो तो फिर क्या होगा, डोनेशन। क्या कह रहे हो महर्षि? डन। हाँ बोलो। सर वो CO बॉन्ड में मुझे एक और डाउट है ऊपर। वहाँ पे जब उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया तब ऑक्सीजन के पास फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट उसने अपना एक लोन पेयर उसने कार्बन को दिया, तो कार्बन को कार्बन। पूरी देने का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन से चला गया। अच्छा। हाँ, दैट इज अ लोन काइंड। जैसे तुम्हें बैंक ने पैसा दिया तो तुम्हें पैसा जरूर मिल गया, लेकिन है पैसा बैंक का ही ना। हाँ। हाँ, बैंक का खत्म नहीं हो गया वो पैसा। हाँ। थैंक यू सर। बेसिसिटी है, दैट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी, बोनिसिटी नहीं है, बेसिसिटी। तो देखते हैं N2O में क्या होगा। नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यू हैव टू थिंक, है ना। सो लेट्स से अगर नाइट्रोजन इसके साथ बना लेता है डबल बॉन्ड, राइट, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, तो फिर क्या होगा, एक ही बॉन्ड बना सकेगा इधर, राइट, ऐसा। और उसके बाद क्या होगा, इसको लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे। आया बात समझ में? ठीक है, तो अब मैं एक साथ लिख रहा हूँ। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर किसी ने ऐसा बनाया तो नाइट्रोजन के ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन बन गए, फिर इनके बीच में दो ही होगा, ऐसा, है ना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, साइक्लिक है, रिंग बन रही है, गलत हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, ये गलत हो गया, राइट। रिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल। फिर कैसे बनेगा, तो अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, N
मैंने बोला एक तो स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, इसके साथ डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन हैप्पी, नाइट्रोजन के को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसके साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है और इसने इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, है ना। और एक ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया इसके साथ और इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दिया। बोथ स्ट्रक्चर आर करेक्ट। And this phenomena is called resonance. This phenomena is called resonance. When any molecule can be represented by more than one Lewis structure, we will say resonance is present in that molecule or in molecule. ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता चिंत्या, फिर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रह गया। अच्छा तुमने कोऑर्डिनेट किया है। अच्छा एक और स्ट्रक्चर देखो, अभी किसी ने बोला कि ऐसा भी सर क्या हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे भी थोड़ी अभी बात करेंगे, हालांकि ये गलत है लेकिन इस पे बात करेंगे। तो जब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, जब भी कभी बताया था, तो मैंने बताया था कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। आते हैं तेजस, हम एनर्जी पे भी आएंगे, थोड़ी देर रुको। इतना याद आ रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो लिख लेते हैं अब यहाँ पे। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो रैंडम है, ठीक है। जस्ट हैव सम आइडिया कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट। बस वो आइडिया देने के लिए ये जो भी पढ़ा रहा हूँ वो ये है, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मैं बस एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। कोई सीक्वेंस नहीं है, तो हो सकता है किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास से बनाएंगे तो फिर है ना एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड is a special type of covalent bond. ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया तो एक तरीका ये है, और आई कैन से कि ऑक्सीजन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीटली दे रहा है, मतलब अब ये लोन नहीं है ना। दैट मीन्स उसने पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 5, है ना। जैसे मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, तो ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 5। नाउ ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन। समझ में आया? तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, बट टू मेक दैट कार्बन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। कि हमने यहाँ पे है ना ऐसे सिंगल बॉन्ड लिख दिया ना, एरो नहीं है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। कैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, फिर से देखो ध्यान से, कि अभी हमने बोला कि ठीक है कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो ऑक्सीजन ने कहा कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, मेरे से ले लो लोन।
तो ये तो हो गया आपका डेटेड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा मेथड कि ऑक्सीजन ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आई विल गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करूंगा, है ना, और फिर उस इलेक्ट्रॉन से मैं शेयरिंग करूंगा, है ना। आई विल गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, आई एम आल्सो हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑक्सीजन हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास 4 के गेन किया, तो गेन करने का मतलब क्या है, कार्बन के पास पहले 4 थे, it has gained 1 electron to form 5 हो गए। ऑक्सीजन has 6 electron but it has lost 1 electron, then it is going to have 5। तो अब ये हो गया। अच्छा, ये जो चार्ज आ रहा है इंडिविजुअल एटम्स पे उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं, है ना। चार्ज ऑन एटम्स in a molecule, charge present on atoms in a molecule is called formal charge of that atom, formal charge of that atom। तो बताओ फॉर्मल चार्ज अगर हम लिखूं मैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा? -1। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? +1, है ना। इस पे क्या क्या चार्ज आ रहा है ना, +1 -1। जैसे मान लो मैं कि यहाँ पे एक और क्लैरिटी दे देता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, फॉर्म चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से कहीं पे CN- लिखा हुआ है, तो कई लोग सोचते हैं कि ये जो माइनस लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन पे माइनस है। ऐसा नहीं है। जब भी कभी हम आयन लिख रहे हैं ना, तो ये निगेटिव आयन का चार्ज है, नाइट्रोजन का नहीं है। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आया? जब भी कभी जैसे मैंने लिखा NO3-, ये -1 चार्ज नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी पे भी हो सकता है, ये पूरे आयन का चार्ज है। -1 इज द चार्ज ऑफ आयन, NO3-। कहीं पे लिखा हुआ है SO4-, इसका मतलब है जो SO4 पूरा आयन है उस पर 2 नेगेटिव का चार्ज। नाउ वी हैव टू थिंक कि कौन से एटम पे कौन सा चार्ज है। वी हैव टू थिंक बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर। अभी जैसे मान लो CN- है, तो लेट्स से इफ वी आर राइटिंग CN-, ठीक है। अगर मान लो लेट्स से किसी ने सोचा कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, मान लो, राइट, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन अनस्टेबल रह जाएगा। मान लो किसी ने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, मान लो किसी ने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा ऐसे, ठीक है। और किसी ने कहा कि मान लो ये चार्ज कार्बन पे है, ठीक है, और ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना, कार्बन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो कार्बन दुखी है, इट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस पर थोड़ी देर में आएंगे, अभी और देख लेते हैं। दूसरा ये हो सकता है, मान लो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो कार्बन के पास कितने हो गए? 5। तो ऐसा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को कोवेलेंट बॉन्ड में तोड़ो, स्पेशल टाइप, अभी मैंने समझाया था। तो अभी मैं जब यहाँ समझा रहा था तो एक नोट और लिख लेते हैं। जब भी मैं कभी एरो को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा, तो जिस साइड पे एरो होगा वहां पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, और जिस साइड पे टेल होगी वहां पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो टेल पॉजिटिव, हेड विल कैरी नेगेटिव। समझ में आया? जैसे एरो यहाँ पे था इस साइड से, तो कार्बन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव, एंड ऑक्सीजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रहेगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड को जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब भी कोवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो टेल, है ना, ये टेल, राइट, टेल, है ना, टेल, हेड, so tail will be having positive charge, head will be gaining electrons, so negative charge, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है? नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, तो कार्बन को मिल गया नेगेटिव चार्ज,
नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? पहले वाला ही। तो एक्चुअल में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है? नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे, सॉरी कार्बन पे, Cn माइनस में। समझ में आया ना ये किस पे कैसे बन गया ये ऐसा? तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज कौन किस पे है? कार्बन पे। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। कई लोग Cn, कितने लोग ऐसे थे जिनको लगता था Cn माइनस में नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, या फिर ऐसी चीजों में कंफ्यूज होते थे ना? तो अभी दो बातें बताई मैंने यहाँ पे, है ना? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट से आया कि जब भी कभी ऐसे लिखा है इसका मतलब है आयन पे पूरा चार्ज है ये, एंड दैट्स व्हाई वी आर आइडेंटिफाइंग कि इंडिविजुअल एटम पे क्या है चार्ज, देन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। चलो, यस श्रेया बोलो। सर मुझे वो कोऑर्डिनेट से कोवेलेंट में जो है वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि जैसे मान लो तुम्हें 1000 रुपए की जरूरत है, मान लो, तो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ 1000 रुपीज, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूँ, है ना? 1000 में 500 रुपए दे रहा हूँ, 500 मेरे पास ही रह गए। अब मैंने कहा अब लेट्स मेक ए पार्टनरशिप, तुम अपने 500 रुपए डालो, मैं अपने 500 रुपए डालूंगा और हम एक बॉन्ड बनाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर। अब ये जो 500 मैंने दिए ये कंप्लीटली दिए, क्योंकि उसके कारण मेरे पे 500 ही बचे, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जब हम लोन दे रहे थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में काउंट कर रहे थे, कार्बन में भी काउंट कर रहे थे, लेकिन इसको इस तरह से भी बोला कि मैंने मतलब 1000 रुपए दे, राइट, उनमें में से 500 पूरी तरह से तुम्हें दे दिया, मेरे पास 500 ही बचे, राइट? सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 6, अब कितने बचे? 5, है ना? एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। कार्बन हैज गेन द इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, N2 टाइप मॉलिक्यूल बन गया ये, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन, तो लिख दिया। फिर इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया? सिंस कार्बन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो ये इंडिविजुअल एटम पे चार्ज आता है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन क्या हो गया? -1, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? +1। तो इसका एक शॉर्ट लेट्स एक ट्रिक हो गया याद रखने का कि जब भी हम ये एरो बनाएंगे तो जो टेल होगा उस पे पॉजिटिव, जो हेड होगा उस पे नेगेटिव। फिर मैंने यहाँ पे Cn- का एग्जांपल समझाया कि Cn- में क्या है। कई बच्चों को ये लगता है कि जहां पे ये नेगेटिव है इसका मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये पूरे आयन पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज आ रहा है वो किस पे है। तो हमें पता चला ये कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, चाहे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हो और चाहे हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हो, दोनों से एक ही बात निकल के आ रही है, वो है नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन। क्लियर है? यस सर। सर वो वाला जो बॉन्ड बना जिसमें उसने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे दिया, वो बॉन्ड को हम फिर क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड? यस, तभी तो बना। शेयरिंग कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही तो शेयरिंग हुई। तो सर आयोनिक क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो दे भी तो दिया ना। अरे ये समझाने का तरीका है तुम्हें, ये समझाने का तरीका है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर शेयरिंग भी तो हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर देने के बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो हम बोल देते आयनिक बॉन्ड है, फिर शेयर भी तो कराना पड़ा। ओके सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे वापस। ये तो था बैकग्राउंड, राइट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा? ये वाला। अब देखो इसको अगर मैं तोड़ लूं, है ना, एरो से, अभी जिनके पास जगह नहीं है वो नीचे लिख लें, नहीं तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। तो इफ आई एम गोइंग टू लेट्स से ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरो जिस तरफ है उस तरफ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और एरो जिस तरफ है उस तरफ नेगेटिव चार्ज। जिसने टेल जिस तरफ थी उधर पॉजिटिव चार्ज।
टेल जिधर थी उधर पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, दीज आर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। क्या मतलब है, डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इस वर्ड को। सो वी नो दैट लोकल गाय इज लाइक हु इज लिविंग इन द वन प्लेस, एंड डीलोकल मींस व्हिच इज मूविंग अराउंड, ठीक है, लोकल, डीलोकल। सो डीलोकलाइज्ड ओवर हियर मींस कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड। कैसे मूव अराउंड कर रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है। तो अब नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है, सो इट इज लाइक कि नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ए न्यू बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर गया, इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू बॉन्ड, सो इट हैज टू फॉर्म ए न्यू बॉन्ड। अब नाइट्रोजन जो है वो अगर एक नया बॉन्ड बना रहा है, देन इट हैज टू ब्रेक ओल्डर बॉन्ड, एक और बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एक बॉन्ड बना, देन इट हैज टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एक तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ से यहाँ पे। फॉलोइंग इट, फिर से सुनो, ये इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया था। डीलोकलाइजेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है देखते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, राइट, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, देन व्हाट विल हैपन, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्यों, एक नया बॉन्ड बना तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी ये हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। किसी को 9 तो नहीं दिख रहे हैं। नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से एक लूज कर दिया तो बचे कितने, 4, 4 + 4 8। इसीलिए मैंने बोला था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 भी होती है, ठीक है। जनरली नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3, बट जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने लग जाता है वहां पे 4 हो जाती है, ठीक है। वहां पे मतलब 4 होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो अब एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक ओल्ड पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, राइट। अब कैसे टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे रहा है ना, मान लो तुमको कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आए, बट यू डोंट हैव दैट स्पेस कि तुम वो एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रख लो, तो क्या करोगे, तुम अपने पार्टनर को दे दोगे। वैसा ही हो रहा है यहाँ पे, किसको अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से मिला तो क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फुल है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यहाँ से मिला तो ये ट्रांसफर हो गया। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। और ये जो एरो है दैट इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से कहाँ जंप कर, कहाँ से कहाँ मूव कर। हाँ या ना में बताओ भैया, ये समझ में आया या नहीं। ऑब्वियसली रेजोनेंस थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट इसका मतलब ये है, पहले इतना समझना है सबसे पहले कि जब भी किसी स्ट्रक्चर को एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हम बोलेंगे रेजोनेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। बेंजीन सबने पढ़ा है ना, तो बेंजीन में 6 कार्बन है ऐसे, और जब हम इसका से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, अल्टरनेट डबल, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, ये बेंजीन है। अगर हम यहाँ पे मार्किंग फिक्स कर दें, है ना, ये जैसे ये पहला कार्बन है, तो नाउ वी आर सेइंग द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन C1 C2 C3 C4 एंड C5 C6। तो अभी जो डबल बॉन्ड है किसके बीच में है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली कोई और दूसरा स्टूडेंट और है जिसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, अभी कार्बन यहाँ पे, 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 और उसने रादर देन राइटिंग 1 और 2 यहाँ पे उसने 2 और 3 के बीच में बना दिया। 3 ऐसे ही है ना, 4 और 5 के बीच में बना दिया, और 6 और 1 के बीच में बना दिया। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वैलिड, है ना। तुम कह रहे होगे ये सर ये तो सेम ही है, नहीं ये सेम नहीं है ना, राइट। इफ यू आर लेट्स से लेवलिंग द कार्बन, है ना, अभी आप मन में मत सोचोगे घुमा दिया, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई कार्बन है ना आइसोटोप डाल दूं, C13 डाल दूं, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये दो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, कि अगर मैंने ये C13 डाल दिया, नाउ इट ऑल टुगेदर लुक्स लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर, तब आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ डबल बॉन्ड किधर की किससे किसके बीच में आ रहा है, ठीक है। सो दीज टू आर वैलिड स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली सेम। C13 डालने से क्या हो जाएगा, पोजीशन फिक्स हो जाएगी,
है ना। आप बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड किधर जा रहा है, है ना, लेफ्ट राइट राइट। 3 और 4 मेंबर्ड साइकिल्स आर अनस्टेबल। 3 and 4 क्या बोला था यश? 3 and 4 मेंबर्ड साइकिल्स आर अनस्टेबल। ये कितने मेंबर्ड साइकिल है? 6 मेंबर्ड साइकिल। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन सुना है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब साइक्लिक, साइकिल है। तो अभी ये दोनों सेम स्ट्रक्चर ही है, दोनों बेंजीन है। दीज आर नॉट आइसोमर राइट, बोथ आर एंजीन। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल हैं। इसका मतलब क्या है? इनमें रेजोनेंस है, बोथ आर रेजोनेटिंग। कैसे? ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, दैट्स हाउ। ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ऐसे घूम रहा है साइकिल ऐसे। इसलिए वी आर सेइंग, है ना, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि बेंजीन में रेजोनेंस है। एंड आई डोंट नो अगर तुमने ये स्ट्रक्चर देखा है या नहीं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं, बना देते हैं अंदर। अगर तुमने ये देखा है, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड सब जगह है। इस गोले का मतलब क्या है कि पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, 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 सब जगह। ठीक है। तो वो रेजोनेंस थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ कि भाई इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आया? रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा कुछ बातें समझ में आई तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं समझा तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना फोकस करते हैं, रेजोनेंस वैसे पढ़ा भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया था ऐसा। ठीक है, कहाँ है अब? लाउड ले लेते हैं एंड देन ओके दैट्स इट, क्लास खत्म करते हैं। यस, किसी ने हाथ उठाया था। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओके ओके, तो P4 स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P P P P, ठीक है। P ने बाकी तीनों से बॉन्ड बना लिए, इस P ने भी बाकी तीनों एक से तो बना ही चुका है, बाकी दोनों से बॉन्ड बना लिए। इस P ने ये दो तो बना ही चुका है, इससे भी बॉन्ड बना लिया। साइक, है ना, ऐसा साइकिल टाइप का बनता है। P4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, फेमस है, याद रखना पड़ेगा। तो दो बातें, यश ने जैसे बोला कि रिंग कहाँ बननी है, तो जनरली मैंने हर जगह यही बोला है कि जनरली आपकी 3 to 4 मेंबर्ड रिंग आर अनस्टेबल। मतलब कहीं ऐसा बन रहा हो 3 मेंबर्ड तो और भी अनस्टेबल है ना। कुछ यहाँ पे एन वैन लिखा हुआ था तो ये अनस्टेबल था, ठीक है। रेजोनेंस एंड कैटेनेशन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे ये नाइट फास्फोरस आपस में बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। इसमें रेजोनेंस कहाँ से आ गया ना? रेजोनेंस इज डिफरेंट थिंग। ओके, चलो भाई, दैट्स इट। जिनको भाई लीव करना है लीव कर सकते, बोलो अंगारिका फास्ट। सर आप रेजोनेंस एक बार समझाओगे? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग एक जगह से दूसरी जगह। ये इलेक्ट्रॉन जंप किया ना यहाँ पे, तो इधर बॉन्ड बनने लग गया, तो फिर क्या हुआ, इसको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे बॉन्ड। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए तो फिर क्या बनना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ बनने लग जाएगा, है ना, नया हाँ, बॉन्ड, तो फिर ये साइड में ऐसा जाएगा। घूमता जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, दैट्स इट। एसिड का क्राउन स्ट्रक्चर होता है, यस, ठीक है।
बाय।